हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के लिए फिजिक्स में मोशन से या इसको गति विज्ञान भी बोल सकते हो, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। वॉशिंग मशीन जो है किस प्रिंसिपल पे या किस सिद्धांत पे काम करती है? आपके सामने ऑप्शन भी है। सो वॉशिंग मशीन का जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, ये आपको बताना है। सो इसका आंसर हो जाएगा, जो वॉशिंग मशीन है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल व के फोर्स वाले सिद्धांत पे काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल को अपन इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे? अपकेंद्रण बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये अपकेंद्रण, ठीक। तो इसको याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। दो तरह के फोर्स आपको पढ़ना होता है, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो जो वॉशिंग मशीन है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल के सिद्धांत पे काम करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मार्क करके रखना, रिमार्क करके रखना। और कौन कौन से जो मशीन्स हैं वो इस अपकेंद्रण वाले सिद्धांत पे काम करते हैं? तो एक तो वॉशिंग मशीन हो गया, दूसरा एनसीईआरटी में गिवन है ब्लड टेस्ट करने वाला। जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, ध्यान समझना, समझाने का प्रयास करता हूं। एक टेस्ट ट्यूब है, जैसे ही आप लोग का ब्लड टेस्ट कराने आप कभी गए होंगे, तो ब्लड टेस्ट करते समय ब्लड को इस टेस्ट ट्यूब में फिल किया जाता है इस प्रकार से। अगर इतना ब्लड हमने टेस्ट के लिए दिया, अब क्या होता है, इसको एक मशीन में डाला जाता है और ये मशीन इस टेस्ट ट्यूब को ना यहाँ से बंद भी कर देते हैं, पहले पैक कर देते हैं, इसका जो माउथ है वो बंद कर देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, वो मशीन इसे गोल गोल घुमाती है, इस टेस्ट ट्यूब को बहुत तेजी से गोल गोल इस डायरेक्शन में से गोल गोल घुमाती है। तो गोल गोल घुमाने से क्या होता है, ब्लड में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो आपने पढ़ा होगा, लाइक आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल है ना, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो इन लोग क्या होते हैं, जब ये पार्टिकल गोल गोल घूमते हैं, बहुत तेजी से गोल गोल घूम रहे हैं, तो क्या होता है, ये पार्टिकल भी साथ साथ गोल गोल घूमते हैं और ये पार्टिकल जब गोल गोल घूमते हैं ना, तो इस तरह से मोशन करते हैं, मतलब सेंटर से दूर भागते हैं, अपने सेंटर से दूर भागते हैं। और क्या हो जाता है, ये अपने मास की वजह से, मास मतलब उनका वजन, अपने वजन के अनुसार ये अरेंज हो जाते हैं। जो हल्के हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो भारी हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो क्या हुआ, पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स हैं ये क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया। हल्के वाले ऊपर आ गए और भारी वाले नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। अब जैसे ये पार्टिकल ऊपर नीचे सेट हो गए, अब इसका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, चेक किया जाता है, ठीक है। तो यही है वो मेथड, क्या है, अपकेंद्रण। अब आपको इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, केवल एग्जाम में प्रश्न बनता है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, अपकेंद्रण लगाना है। ये जो ब्लड टेस्ट वाला जो मशीन है वो किस सिद्धांत पे काम करेगा, तो आपको अपकेंद्रण ही लगाना है। इसी प्रकार एक बहुत सरल एग्जांपल से समझाता हूं। हम लोग घी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले दही दही को डाल देते हैं मिक्सर ग्राइंडर में, या कुछ और ट्रेडिशनल जो मेथड होता है उससे भी निकालते हैं। तो अगर इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में, ये इसके जार में मैंने मैंने दही की इसमें क्या कर दिया, फिल कर दिया, सपोज एग्जांपल समझना, इसमें हमने कर्ड या दही को फिल कर दिया। अब इसको क्या होगा, इसके अंदर बहुत तेजी से जैसे ही मिक्सर को आप चालू करोगे तो ये गोल गोल घूमना चालू हो जाएगा, ठीक है, ये भी गोल गोल घूमेगा। तो इसके सारे पार्टिकल, इसमें बहुत सारे फैट फैट होता है, इसमें क्रीम जो अभी निकलने वाला है, क्रीम, ठीक है, कुछ ऑयल्स होंगे, ये सब सेटल्ड हो जाएगा। मतलब जो हल्के हैं वो ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और जो भारी है वो नीचे आ जाएगा, ठीक। तो जो मलाई वाला पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, ऑयल, फैट, क्रीम्स। तो ये जो ऑयल वाला जो पोर्शन है ना, वही जाके क्या बना देता है, क्रीम, और ऊपर जाके सेटल्ड हो जाता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, घर में आप देखे ही होंगे, ठीक। तो फाइनली क्या होता है, जो क्रीम है वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है, यहां कहीं पर ऐसे ऊपर में इकट्ठा हो जाए क्योंकि हल्का होता है वो, और नीचे उसका पानी वाला पोर्शन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मही बोलते हैं, मही, ठीक। तो मही इकट्ठा हो जाता है, ये कर्ड था, दही, ठीक है, कर्ड से ये जो क्रीम है ये ऊपर इकट्ठा हो गया और ये जो मही है ये नीचे हो गया, इससे हम लोग छाछ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन है। अगर एग्जाम में आया कि कर्ड से क्रीम सेपरेशन, कर्ड से, दही से क्रीम अलग करने की कौन से सिद्धांत पे काम करेगा, तो आपको क्या मानना है, अपकेंद्रण, ठीक है। आई थिंक अपकेंद्रण आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। बस
हमको यही याद रखना है कि वॉशिंग मशीन हो गया, चाहे वो ब्लड टेस्टिंग वाला मशीन हो गया, चाहे मिल्क से या कर्ड से क्रीम अलग करने का जो प्रोसेस है, ये सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको याद रखना है अपकेंद्रण। ठीक। अब एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की ओर लगता है। जैसे देखो ये कार यहाँ गोल गोल घूम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कार जो है किसी सर्कुलर पाथ में ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो ये कार जो है एक्चुअली एक सेंटर की ओर घूमने के पीछे कारण क्या है, एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली ये अर्थ है, अर्थ जो है सन के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है, तो ये कौन सा फोर्स की वजह से वो सन के चारों ओर घूम रहा है, तो वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा ना, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये याद रख लेना। ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सी राशि सदिश वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो दो तरह की क्वांटिटीज होती है फिजिक्स में ना, याद रखना, फिजिकल जो क्वांटिटी है, जितने फिजिकल क्वांटिटी उसको हम लोग दो कैटेगरी में डाल देते हैं, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं सदिश और स्केलर को बोल देते हैं अदिश, बिना दिशा। अब नाम से थोड़ा सा क्लियर हो जा रहा है, हिंदी नाम से। सदिश का मतलब दिशा के साथ वो क्वांटिटी जिसमें दिशा भी इंपॉर्टेंट है, और वो क्वांटिटी जिसमें दिशा इंपॉर्टेंट नहीं है वो स्केलर है या अदिश है। ठीक। वेक्टर में दोनों क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। ठीक है, दोनों ही क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा ही। ठीक, मैग्नीट्यूड का मतलब होगा परिमाण। ठीक है, देखो ध्यान से और समझा देते हैं इसको। एक होगा मैग्नीट्यूड, इसको एक एग्जांपल समझो, जैसे मैंने बल लगाया, बल मतलब फोर्स, मैंने फोर्स अप्लाई किया, 15 न्यूटन अप्लाई किया। न्यूटन क्या है, ऐसा ही मात्रक है बल का, याद रखना, ये ऐसा यूनिट है फोर्स का। ठीक, तो ये जो 15 आपको दिख रहा है ना, यही क्या है, मैग्नीट्यूड या परिमाण। मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, परिमाण हिंदी में बोलते हैं। ठीक। अब ये मैंने बल लगाया 15 न्यूटन, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। बल अगर मैंने लगाने बोला, एग्जांपल देखो, ये मेरा कार था, अब मैंने बोला कार को धक्का लगा दो, तो आप पूछोगे ना इधर से धक्का लगाना है भैया, इधर से धक्का लगाना है, किधर से धक्का लगाऊं, तो फोर्स में हमेशा क्वेश्चन आता है किस डायरेक्शन में लगाऊं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना, 15 न्यूटन किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बोला नॉर्थ की तरफ लगा दो, टूवर्ड्स नॉर्थ लगा दो, या ईस्ट की तरफ लगा दो, या साउथ की तरफ लगा दो, ठीक, किधर भी लगा दो। ठीक है, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बल कैसा हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो याद रखना, यहां पर थोड़ा सा इसको समरी के रूप में लिख लेते हैं। देखो यहां लिख देता हूं 15 न्यूटन, अब डायरेक्शन बता देते हैं, डायरेक्शन हो गया टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ। ठीक, तो ये क्या हो गया, 15 जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। ठीक, तो जब भी आपको मैग्नीट्यूड के साथ, परिमाण के साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो बल कैसा हो गया, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये कुछ वेक्टर क्वांटिटी, अभी अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वेग वेक्टर है, बल वेक्टर है, विस्थापन भी वेक्टर है, तो आयतन जो है वो वेक्टर नहीं है, स्केलर है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या अदिश राशि है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब कुछ लिस्ट आपको दे दे रहा हूं, ये स्केलर क्वांटिटी का है, स्केलर क्वांटिटी हमेशा एग्जाम में बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिस्ट है, इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि सब सही है गलत है। डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड, मास, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क, वॉल्यूम, एरिया, प्रेशर, टाइम, ये सब स्केलर है। ठीक, काइनेटिक जितने एनर्जी होते हैं सब क्या हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगा है, एनर्जी, जहां एनर्जी दिखाई देगा आप क्या मार देना, वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखा है, आपको सिर्फ एनर्जी आइडेंटिफाई करना है, काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ मैं हीट एनर्जी भी लिख देता हूँ, बस एनर्जी याद रखिए। वर्क डन, पावर, करंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट में डायरेक्शन भी होता है, ठीक, मैं आगे बताऊंगा करंट में डायरेक्शन होते साथ भी कैसे वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करंट को स्टार करके रखना कि करंट स्केलर है, वेक्टर नहीं है। कुछ लोग ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि करंट तो ऐसा बह रहा है, एक वायर है, एक वायर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये तो स्केलर हो, वेक्टर होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ये स्केलर है, मैं बताऊंगा आगे इसको।
ठीक है। फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब विभव अंतर होता है, ये रेजिस्टेंस हो गया, प्रतिरोध हो गया, डेंसिटी हो गया, ये लेंथ लंबाई हो गया, ठीक है, ये एंथैल्पी हो गया। ये सब कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटीज है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो वेक्टर को भी देख लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी सब सही है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी, वेट, ये वेट याद रखना, वेट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर है। यहाँ एक मास लिख लेना, मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, और वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। थोड़ा इसको समझाऊंगा मैं, मास और वेट में भी डिफरेंस है, थोड़ा इसको याद रखना। लेकिन मास कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है। लेकिन वेट कैसा है? वेक्टर है, ठीक। फिर क्या लिखा है? करंट डेंसिटी। देखो करंट स्केलर था, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन, फोर्स, थ्रस्ट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये सब याद रख लेना। टॉर्क इंपॉर्टेंट है, ये टॉर्क, फोर्स, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। इंग्लिश में याद रख लो, अगर हिंदी में याद करना तो हिंदी में भी सर्च कर लेना, गूगल में मिल जाएगा। अगर मेरे को मिलेगा तो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टीचर एग्जाम के लिए एक स्पेशल चैनल बना दिया गया है टेलीग्राम में, उसमें कुछ नोट्स भी मिल जाएगा आपको। बाकी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का प्रयास करो इंग्लिश मीडियम वाले। और हिंदी मीडियम वाले कुछ मिल जाए तो ठीक है, और मेरे को मिल गया तो मैं टेलीग्राम में जरूर शेयर कर दूंगा। ये डायपोल मोमेंट हो गया, वेक्टर पोटेंशियल हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? मतलब ये देखो आईएएस एग्जाम में बना हुआ है क्वेश्चन, तो इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो मैंने बताया एनर्जी नहीं होता, काट देना। प्रेशर नहीं है, कार्य नहीं है, ठीक। कार्य मतलब वर्क नहीं है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। दाब का क्या होता है? पास्कल। ऊर्जा का क्या होता है? जूल, ठीक। ये संवेग होगा वेक्टर क्वांटिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला भी होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब क्या हो गया? अब हिंदी में मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, हाँ द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, इसी को क्या बोलते हैं? केजी, ऐसा यूनिट केजी। और ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड ओनली, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट एग्जाम में बन जाता है, मोमेंटम का एसआई यूनिट। तो मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है? थोड़ा मैं लिख दूं यहां पर, केजी मीटर पर सेकंड, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक। इसको याद रख लेना। अब एक चीज, एक क्वेश्चन दिमाग में अधिकतर आता है इंसानों को कि ये फोर्स है, ये दाब जो है, दाब यहां लिख देता हूं, यहां जगह नहीं है, यही लिख देते हैं, दाब। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बटे एरिया। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ये देखो ध्यान से देखो, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो आंसर आ रहा है आपका दाब, ये कैसा है? स्केलर है, ठीक है। तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट, वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोग को। प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, और एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को, ये सब क्वेश्चन भी करेंगे अपन। ये देखिए यहाँ स्पेस मिल गया मेरे को। देखो ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ, ये बहुत काम का चीज है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है एक तो इसलिए यहाँ डिस्कस करना जरूरी है इसका। वेक्टर प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको क्रॉस के फॉर्म में लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे देखो ये क्वांटिटी एक है, एक क्वांटिटी ए विच इज अ वेक्टर, एंड अनदर क्वांटिटी इज बी विच इज आल्सो वेक्टर। ये दोनों क्या है? सदिश है। ए क्या है? एक सदिश राशि है, बी क्या है? एक सदिश राशि है। अब इनका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, तो जो आंसर मिलेगा, सपोज एक आंसर सी मिल रहा है, दैट आंसर इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ए वेक्टर था पहले से पता है, बी वेक्टर ये पहले से पता है, लेकिन जब इनका प्रोडक्ट हमने निकाला तो जो आंसर आ रहा है वो भी क्या है? वेक्टर ही होगा। दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक। जो हमको आउटपुट मिलेगा, ये दोनों तो इनपुट है, जो आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट भी वेक्टर होगा, तो वो कैसा प्रोडक्ट कहलाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। सिमिलरली अगर आउटपुट स्केलर आ रहा है, अब यहाँ थोड़ा सा यहीं पर करेक्शन कर रहा हूं मैं, अगर आउटपुट कैसा आ रहा है, आंसर कैसा आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, तो दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। देख लेते हैं, यहाँ इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट, डॉट प्रोडक्ट। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं हम? इसको हम लोग डॉट से डिनोट करेंगे।
मान लो वेक्टर ए था, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला वेक्टर बी से, तो जो आंसर आया वो सी है। इसमें एरो नहीं लगाऊंगा, यहाँ एरो लगा हुआ है, देखो यहाँ एरो नहीं लगाया मैंने, यहाँ कोई एरो नहीं लगाया क्योंकि ये स्केलर है। ठीक है, सेम कंसेप्ट लगा है ये प्रेशर वाले में भी, जो प्रेशर का देख रहे थे ना यहाँ कहीं पर, यहाँ देख रहे थे, यहाँ पर क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट 1 अपॉन एरिया। तो यहाँ कैसा प्रोडक्ट है, डॉट है, इसलिए प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक, इसको याद रखना। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर मल्टीप्लाई स्केलर, मोमेंट मास क्या है, स्केलर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, यहाँ एक सदिश बताना है। ठीक, चाल मतलब स्पीड, ये स्पीड है, स्पीड कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट भी होता है मीटर पर सेकेंड। दूरी डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। समय टाइम, इसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, याद रख लेना सेकेंड। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर। ठीक, एंड विस्थापन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। बाकी सब स्केलर है, चाल दूरी समय सब कैसा है, स्केलर है। पदार्थ के मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। तो पहले मोमेंटम को फॉर्मूला लिख देते हैं, दोनों का अपने को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। मतलब क्या निकालना है आपको, संवेग बटे वेग, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो संवेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संवेग का फॉर्मूला है, मैंने अभी बताया था, मास इनटू वेलोसिटी, और वेग का फॉर्मूला होता है, और वेग की जगह तो मैं वेग ही लिख दूं, फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये वेग वेग कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, मास। और मास को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, द्रव्यमान। तो इसका आंसर आ जाएगा द्रव्यमान। मतलब आपको फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जितने फिजिक्स के फॉर्मूले हैं उसको याद करने का प्रयास करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम आएगा आपके। ठीक है, बल गुणनफल है, तो बल का सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, तो फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। याद रखना, मास मतलब हो गया द्रव्यमान, एक्सेलरेशन मतलब हो गया त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण का, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रख लेना। तो बल का फॉर्मूला, और बल जो है कौन से गति के नियम से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकंड जो है लॉ ऑफ मोशन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स और मोमेंटम के बारे में ही बात करता है। तो याद रखना, सेकंड जो लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स या फिर मोमेंटम से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया, जड़त्व बोलते हैं, जड़त्व से रिलेटेड है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स से रिलेटेड। लेकिन अगर एग्जाम में आया कि सेकंड लॉ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फोर्स कौन से लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है, तो आपको लेना है सेकंड। ठीक, डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। अगला प्रश्न है, एनर्जी कंजर्वेशन का आशय क्या है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2000 में बना है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। तो आपने पढ़ा होगा एनर्जी, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा ना ही सृजन होती है और ना ही विनाश होती है। ठीक है, इसको आपने पढ़ा होगा, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपने पढ़ा होगा। तो एनर्जी का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित होती रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है, तो थोड़ा सा यहीं पर देखो, एक स्थितिज ऊर्जा क्या होता है और गतिज, गतिज नाम से देखो, जो मोशन गति के कारण जो ऊर्जा आएगा उसको गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में। स्थितिज को अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो स्टोर्ड एनर्जी है। वैद्युत मतलब तो इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, और स्थितिज और गतिज दोनों। तो हवा जो है वो मोशन में है, ध्यान से देखना, हवा कैसा है, मोशन में है, मूविंग कर रहा है हमेशा। हवा कभी स्थिर नहीं रहता, वो मूव करते रहता है। मूव मतलब वेलोसिटी उसमें है, स्पीड है। ठीक है, उसमें वेग है, तो वेग है इसलिए उसमें कैसा एनर्जी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक, हवा क्या करता है, इसलिए आपने पवन चक्की देखा होगा, पवन चक्की बोलते हैं विंड मिल इंग्लिश में, विंड मिल। तो पवन चक्की कहाँ लगा होता है, जहां बहुत तेज हवा चल रहा है, तो हवा में क्या होता है, गतिज ऊर्जा। तो यही गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है पवन चक्की के थ्रू या उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल
एनर्जी में। ठीक है, तो ये इस प्रकार देखिए गतिज ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो, बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत, यांत्रिक में परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। तो एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये विंड है और इस विंड का मैं मास और वेलोसिटी निकाल के अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, काइनेटिक मतलब वही गतिज ऊर्जा निकाल दिया, अब ये गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय विंड मिल या पवन चक्की के माध्यम से ये गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सपोज काइनेटिक एनर्जी का मान 100 जूल था, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना मिलेगा? क्या एग्जैक्टली 100 जूल मिलेगा या 100 जूल से ज्यादा मिलेगा या 100 जूल से कम मिलेगा? ये थोड़ा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा मैं। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? सरल सा क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो विंड पावर है, मतलब विंड पावर में कौन सा एनर्जी होता है, तो वायु शक्ति में एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा परिवर्तित होता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अभी हमने देखा ना कि गति वायु में क्या होता है, गति होता है, वो गति ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बहती हुई हवा से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। बस यही आंसर है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? यही जड़त्व है। इसको इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया एग्जाम में आता है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया तीन प्रकार का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक, इनर्शिया का मतलब ये होता है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक, ये है इसका डेफिनेशन। हिंदी में हो जाएगा कि जड़त्व एक अवस्था है किसी पदार्थ की। अगर पदार्थ जो है रेस्ट मतलब स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगा, या पदार्थ अगर गत्यावस्था में है तो वो गत्यावस्था में ही रहेगा। अगर आप इसको परिवर्तन करते हो तो एक प्रकार का वो अपोज करता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, याद रखना, एग्जाम में बनता है कि गति का फर्स्ट नियम, पहला नियम, गति का प्रथम नियम इनर्शिया से संबंधित है। ठीक है, जड़त्व से संबंधित है। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार बना हुआ है, इसको देख लो। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। एनिमेशन से इसको देखने का प्रयास करेंगे। ये देखो, ये यात्री बैठा हुआ है, जैसे अचानक से ट्रेन चला तो ये पीछे की ओर झुक गया, है ना। देखो पीछे की ओर झुक गया ना। ऐसा कॉमन ऑब्जर्वेशन आपके साथ कई बार हुआ होगा कि आप बस में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, तो जैसे ही अचानक से वो ट्रेन या बस चालू होता है तो आप थोड़ा पीछे की ओर खिसक जाते हो, जैसे ये एनिमेशन में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? इनर्शिया की वजह से है। अब इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखो हो क्या रहा है, होता क्या है, इसको स्टॉप कैसे करें। देखो होता क्या है, जैसे आप रेस्ट खड़े हो, इस बस में खड़े हो, ठीक है, ये बस में खड़े हो, तो ये रेस्ट में है। अब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये आपका पैर और ये आपका हेड। ठीक है, ये ऊपर का पोर्शन हो गया और ये बॉटम वाला पोर्शन, नीचे का पोर्शन। ठीक है, ये देखो अब क्या होता है, बस रेस्ट में है तो आपका होल बॉडी रेस्ट में है, ऊपर भी रेस्ट में है और नीचे भी रेस्ट में है। ध्यान से समझना, बस कैसे है, स्टेट में है, रेस्ट वाले, रेस्ट मतलब स्थिर, स्थिर अवस्था जो मोशन में नहीं है। अब बस रेस्ट में है तो आपका होल बॉडी, योर होल बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब आपकी पूरा बॉडी जो है वो रेस्ट वाले पोजीशन में है। अब जैसे ही बस मोशन में आता है, बस इस डायरेक्शन में मोशन में आया,
तो बस के कांटेक्ट में कौन था, ये नीचे वाला हिस्सा, तो नीचे वाला हिस्सा तो मोशन में आ जाता है, लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कैसा रहता चाहता है, रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए पीछे छूट जाता है। यही रीजन है, इसी को इनर्शिया बोलेंगे। नीचे वाला कांटेक्ट है बस के, तो बस के कांटेक्ट में है तो ये तो मोशन में आ गया, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मोशन में नहीं आ पाया, इसलिए पीछे छूट जाता है। समझ में आया, इसलिए थोड़ा सा पीछे बेंड हो गया। दिस इज द रीजन। और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे देखो ये कॉइन एक रखा हुआ है एक इसके पेपर के ऊपर। अब जैसे मैंने इस पेपर को फ्लिक किया, ठीक है, जैसे देखो फ्लिक कर रही है, जैसे पेपर को फ्लिक किया तो कॉइन नीचे गिर जाता है। तो कॉइन नीचे गिरने के पीछे रीजन क्या है कि कॉइन रेस्ट पे था। कॉइन कैसा था, रेस्ट में। अब कॉइन रेस्ट में है तो रेस्ट में ही कंटिन्यू रहना चाहेगा, तो मैंने पेपर में फोर्स लगाया, कॉइन में तो नहीं लगाया, तो कॉइन क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो ये भी कैसा एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक, और ये भी कैसा एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हमारा बॉडी कैसा था, इनिशियली रेस्ट में था, हमने उसको मोशन में लाया, तो पीछे ऊपर वाला भाग क्या हो गया, रेस्ट में ही रहना चाह रहा था और पीछे छूट जाता है। सिमिलरली ये कॉइन भी क्या रेस्ट में था, तो वो रेस्ट में ही रहने के चक्कर में नीचे गिर गया। ठीक, अब कुछ एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। मतलब अगर हम गति में थे और अचानक से ब्रेक लगा, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, पीछे खिसक जाता है। इसको एग्जांपल समझाने का प्रयास करूंगा मैं। देखो ये हम बस मोशन में है, देखो ये बस कैसा है, गति में है, बस गति में है, तो ये मेरा लोअर पार्ट है, बॉडी का कैसा है, नीचे वाला हिस्सा लोअर पार्ट, और ये कैसा हिस्सा है, अपर पार्ट, ऊपर का हिस्सा। अब जैसे बस मोशन में है तो मेरा होल बॉडी मोशन में है, बस मोशन में है मतलब मेरा होल बॉडी कैसा है, मोशन में है। अब बस अचानक से ब्रेक लगाया, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये तो बस के कांटेक्ट में है, तो बस रुका तो नीचे वाला पार्ट भी रुक गया, लेकिन ऊपर वाला पार्ट मोशन में है, तो ये चाह रहा था कि मैं मोशन में ही रहूं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो गया, ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास करो, एग्जाम में प्रश्न आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से। इसको भी लैंग्वेज का दिक्कत हो रहा है, थोड़ा कमेंट करके बताना। वैसे पूरा पेपर तो हिंदी में ही है, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में करते हुए चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखना, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, घर्षण मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का ऐसा यूनिट न्यूटन है, याद रखना, फ्रिक्शन एक बल ही है, फ्रिक्शन क्या है, फोर्स ही है, और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, तो फ्रिक्शन का भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है। एग्जाम में बन चुका है प्रश्न। अब इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सोच के बताओ, कि सड़क पर चलने की अपेक्षा हम सड़क पे आसानी से चल लेते हैं एज कंपेयर बर्फ में चलना होता है तो हम फिसल फिसल के गिरते ज्यादा हैं। ठीक है, इसको कंपेयर करो, जब घर में पोछा लगा होता है और ये जो फर्श है, फर्श में पोछा लगा हुआ है और फर्श कैसा है, टाइल्स वाला है, टाइल्स कुछ ज्यादा स्लिपरी होता है, तो हम लोग उसमें फिसल के गिर जाते हैं जब घर में पोछा लगते रहता है। लेकिन नॉर्मल केस में जब जो टाइल्स है या फ्लोर है या फर्श जो है सूखा हुआ है तो आप आसानी से चल लेते हो। बस इसी से कंपेयर करो। तो होता क्या है, जब फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, पैर और जमीन के मध्य, ठीक है, पैर और जमीन के मध्य अगर फ्रिक्शन ना हो तो आसानी से चल नहीं पाओगे। तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर वॉकिंग, चलने के लिए फ्रिक्शन बहुत जरूरी है, तब आप आसानी से चल पाओगे, अदरवाइज फिसल के गिर जाओगे। ठीक, तो बर्फ क्या होता है, थोड़ा सा चिकना होता है, तो पैर और बर्फ के बीच फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इस वजह से हम थोड़ा फिसल जाते हैं या चलने में दिक्कत होता है। ठीक है, और सड़क तो थोड़ा खुरदुरा होता है, तो उसमें फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन सफिशिएंट फ्रिक्शन होता है, इस वजह से हम आसानी से उसमें चल पाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना। आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी जो डाउट होगा वो पूछ सकता है, और ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना।